हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जॉइन स्टडी पर। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं जो बहुपद की क्लास चल रही थी 10th क्लास का यूपी बोर्ड वाला जो गणित था एनसीईआरटी का। हम उसी में कर रहे थे, बहुपद चैप्टर कर रहे थे। बहुपद चैप्टर में हमने 2B प्रश्नावली फिनिश कर ली है। अब उससे आगे चलते हैं, उससे आगे की प्रश्नावली देखते हैं आज की क्लास में। तो आज की प्रश्नावली है हमारी 2C। तो आज 2C प्रश्नावली से हम जो पहले एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे कि एग्जाम्पलों में क्या क्या दिया है, कि प्रश्नावली में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्रश्नावली में किस टाइप के क्वेश्चन है। क्योंकि पिछली प्रश्नावली में अलग टाइप के क्वेश्चन थे और इस प्रश्नावली में जो है कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहले हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के किस टाइप के क्वेश्चन हैं और कैसे हल करने हैं उन्हें। एकदम बेसिक से आसानी से हल करेंगे, जो आपको आसानी होगी हल करने में। एकदम अच्छे से सीख लेंगे आप भी। एकदम कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसमें, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। यदि डाउट रहता है तो इसकी गारंटी है कि कोई डाउट नहीं रहेगा। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से प्रत्येक क्लास में। तो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमसे अच्छे से जुड़ सके, उन्हें भी एक बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है क्लास में, पहले हम कर रहे हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आज के जो क्वेश्चन हैं उनकी वैरायटी कुछ चेंज दी हुई है। तो इससे पीछे जो हम कर रहे थे, यदि पीछे की हम थोड़ी सी बात करें पहले, जो इससे पीछे की प्रश्नावली थी 2B, बहुपद की प्रश्नावली 2B थी, उसमें जो हमने क्वेश्चन किए थे तो उसमें हम कर रहे थे दो घात बहुपद से। दो घात बहुपद से हम क्या कर रहे थे, वहाँ दिया था, देखिए पहले थोड़ा सा नोट करके हम समझ लेते हैं कि पीछे क्या था। हम पहले कर चुके थे, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, ये एक क्या था, द्विघात बहुपद था। क्या था, द्विघात बहुपद। यहाँ द्विघात बहुपद था। तब जब ये द्विघात बहुपद था तो इसके जो वो शून्यांक थे, ये आपको सभी को पता है कि इसकी जो शून्यांक थे वो क्या थे, अल्फा व बीटा थे। क्या थे, अल्फा व बीटा थे, यानी कि इसके दो शून्यांक थे। लेकिन अब क्या करना है हमें, इस प्रश्नावली में जो दिया है वो इस प्रश्नावली में ये है कि इसमें 3 घात का बहुपद दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है, 3 घात का बहुपद। तो बस कुछ नहीं है चेंजिंग इसमें। यहाँ 2 घात का बहुपद था, यहाँ 3 घात का बहुपद है। जब 3 घात का बहुपद है तो यही क्या बन जाएगा हमारा, अब ये 3 घात का बहुपद बन जाएगा, यानी कि ax² प्लस ओ ax³ प्लस bx और प्लस वो bx² प्लस cx और प्लस d। अब हमारा बहुपद बन जाएगा 3 घात में, क्योंकि एक पद एक्स्ट्रा बढ़ गया, क्योंकि सबसे बड़ी घात हो गई 3 घात, फिर उससे छोटी घात लिखती है, फिर उससे छोटी घात, और फिर क्या है, अचर पद है। तो जब ये बन गया, यानी कि जब 2 घात बहुपद था तब शून्यांक 2 थे, 2 ही शून्यांक थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये 3 घात का बहुपद हो गया है, तो 3 घात के बहुपद में शून्यांक क्या होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ से जो इसके शून्यांक हो गए, अब इसके शून्यांक हो गए अल्फा, बीटा व गामा। अल्फा, बीटा व गामा, ये गामा का चिन्ह है। तो अब इसके 3 शून्यांक हो गए। तो हम क्वेश्चन करने होंगे अब हमें 3 शून्यांक के बेस पर, कि हमें या तो अब बहुपद के 3 शून्यांक निकालने होंगे, या तो 3 शून्यांक पूछेगा वो सवाल में कि निम्न बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, या फिर बहुपद दिया होगा और बहुपद के शून्यांक दिए होंगे, तब पूछेगा क्या इस बहुपद के ये शून्यांक हैं, या फिर पूछेगा क्या ये इस बहुपद के एक गुणनखंड के रूप में शून्यांक हैं, या पूछेगा कि इनके बहुपद के शून्यांकों की जांच कीजिए तथा इनकी सत्यता के गुणांकों को संबंध को भी जांचिए। तो ये सारी बातें इसमें पूछेगा। तो हमें क्या करना है, देखिए जहाँ 2 घात बहुपद थे तो 2 ही शून्यांक थे, यहाँ 3 घात बहुपद है तो 3 शून्यांक हैं। तो 2 घात बहुपद के लिए जो हमने यहाँ से कुछ और भी टिप्स किए थे, क्या थे कि यहाँ से एक तो था शून्यांकों का योग, जो यहाँ से सूत्र थे वो इसके जो सूत्र हैं, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का जो योग था वो था कि x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक।
और ये माइनस, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक यहाँ से कितना है बी, यानी कि माइनस का वी, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारे पास ए, और शून्यांक क्या है अल्फा व बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो क्या था माइनस वी अपॉन ए था, क्या था माइनस के बी अपॉन ए। इसी तरह से अगर हम, चलिए पहले यही, इस तरह से इसमें एक पार्ट और था कि शून्यांकों का गुणनफल, क्या था शून्यांकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यांकों के गुणनफल में क्या था अचर पद, क्या दिया है अचर पद और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब दोनों गुणा में, यानी कि अल्फा गुणा बीटा बराबर अचर पद हमारे पास कितना था सी, और एक्स का एक्स स्क्वायर का गुणांक नीचे क्या है ए, तब ये बनता है। बात समझ आ गई होगी कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले पार्ट में जो पिछली प्रश्नावली थी उसमें दो घात का बहुपद किया था। यहीं से एक सूत्र और भी था, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें इस प्रश्नावली में, कि ये सूत्र था कि जब शून्यांक दिए हों, कि बहुपद में जब शून्यांक दिए हों तब बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। कि शून्यांक दिए होते, पिछली प्रश्नावली में थे सवाल कि दो शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ होता था, तब वो किस बहुपद के शून्यांक होते थे। तो उसके लिए जो सूत्र लगाते थे हम, क्या था एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, क्या था शून्यांकों का गुणनफल। तो ये बात समझ आ गई होगी आपको कि कैसे दो घात बहुपद में तीन पार्ट्स बने हुए थे। लेकिन अब बात आती है तीन घात बहुपद में, कि तीन घात बहुपद में क्या हो जाएगा। तो सेम वैसे ही तीन घात बहुपद में भी हमें पार्ट बना लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीन पार्ट में अगर हम देखें तीन घात बहुपद में, तो तीन घात बहुपद में यानी कि अगर देखें शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों के योग में क्या आने वाला है माइनस में आएगा ही, कि शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान आएगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे थे कि एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि इससे छोटी घात वाला जो सबसे नीचे वाली नीचे सबसे बड़ी घात आएगी, उससे ऊपर उससे छोटी घात आएगी सबसे पहले। तो यहाँ सबसे पहले बी वाला पार्ट अगर हम लेंगे, तो बी वाला पार्ट हमारे पास क्या है, बी वाला पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर, क्या है बी वाला पार्ट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चन हल करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे में एक्स क्यू का गुणांक, कितना है एक्स क्यू का गुणांक, यानी कि शून्यांकों का योग। तो क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास कितना है बी, माइनस है यहाँ पे, तो बी बटे में एक्स क्यू का गुणांक कितना है ए, तो ये आ गया ए। तो ये बना शून्यांकों का योग, क्या बन गया शून्यांकों का योग। दूसरे पार्ट में हम देखें क्या कि शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ से शून्यांकों का अगर गुणनफल करें, शून्यांकों का गुणनफल, तो देखिए गुणनफल में क्या आएगा भाई, कि क्या था गुणनफल में अचर पद, अचर पद और बटे में क्या आएगा एक्स क्यू का गुणांक, क्या बना एक्स क्यू का गुणांक। तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक कौन से अल्फा बीटा और गामा, तो यहाँ से अल्फा बीटा टू गामा, यानी कि तीनों क्या गुणा में है बराबर अचर पद हमारे पास कितना है डी, और बटे में क्या आएगा एक्स क्यू का गुणांक कितना है ए, तो ये आ गया ए। तो दूसरा पार्ट बन गया हमारे पास ये कि शून्यांकों का योग बना माइनस बी अपॉन ए, शून्यांकों का गुणनफल बना डी अपॉन ए, क्योंकि अचर पद। लेकिन यहाँ से एक पद और बचा हुआ है, कौन सा है ये, एक पद हमारे पास और बचा हुआ है, क्या है सी एक्स वाला। तो ये कौन सा है एक्स का गुणांक, इसका मतलब एक्स का गुणांक वाला जो पद है, जो तीसरा एक्स का गुणांक वाला पद है,
ये x के गुणांक का पद हमारा क्या है, देखिए ये ध्यान रखिएगा आप, आपको पता होगा। तो यहाँ रखना है शून्यांकों के गुणांकों का योग, यानी कि शून्यांकों के गुणांकों का योग। यदि हम दो दो शून्यांकों की आपस में गुणा करें तब उनका योग क्या बनेगा। तो यहाँ से जो आना है वो आना है हमारा x का गुणांक बटे में एक्स क्यू का गुणांक, और ये माइनस में माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स क्यू का गुणांक। शून्यांकों का गुणनफल का योग कर रहे हैं हम, तो गुणनफल क्या, दो दो का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर क्या है, एक्स का गुणांक हमारे पास कितना है सी, तो माइनस सी बटे में एक्स क्यू का गुणांक कितना है हमारे पास ए, ये कितना बना ए। तो तीसरा पार्ट हमारे पास ये बन गया है, जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम जो सवाल करने वाले हैं इस प्रश्नावली के, इस चैप्टर के सवाल, वो सब इसी बेस पर करने वाले हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये अंतर था, ये जानना ज़रूरी था, जो डायरेक्टली समझा दिया है। लेकिन बेसिक से जो समझाया है वो पीछे मैंने एक क्लास में समझा दिया था कि कैसे हम मूल ज्ञात करते हैं, वो कैसे शून्य ज्ञात करते हैं। तो अब हम इनके बेस पर ध्यान रखेंगे। तो इन तीनों पार्टों को आप ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए कि अब हम जो करने वाले हैं वो इनके आधार पर ही क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, पहला एग्जाम्पल है कि इस एग्जाम्पल को हल करेंगे, एग्जाम्पल में क्या पूछा है वही करना है हमें। तो चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना है। देखिए क्या करना है आपको, हल कर रहे हैं। बहुपद क्या दिया है, वो जो बहुपद दिया है तो उस बहुपद हम करेंगे बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करने पर, जब हम इसकी तुलना करेंगे तो तुलना किसकी करेंगे, हम तुलना कर रहे हैं पी एक्स की, यानी कि ये है हमारे पास पी एक्स का जो मान दिया हुआ है, क्या दिया है 3x का क्यूब माइनस के 5x माइनस 11x और माइनस 3, इससे तुलना करेंगे। तो अगर तुलना करें तो देखिए ए के स्थान पे कितना है, ए बराबर कितना दिया है 3, बी का मान कितना है, बी बराबर माइनस के 5, माइनस सहित लेते हैं, चिन्ह सहित लेते हैं हम, क्योंकि प्लस का चिन्ह होता है तो प्लस का चिन्ह नहीं लगते हैं, लेकिन माइनस का चिन्ह होता है तो उसको हम लिख देते हैं, माइनस सहित लेते हैं। ऐसे ही सी के स्थान पे क्या है -11 और डी के स्थान पे क्या है -3। तो ये शून्यांक इसने यहाँ से ए बी के मान हमने निकाल लिए। सवाल में क्या कहा है देखते हैं, कि कहा है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स 3x² माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यांक 3 -1 और -3 हैं। यदि ये शून्यांक इसके हैं तब क्या करना है, तो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यदि ये शून्यांक जो दिए हैं सवाल में, यदि ये शून्यांक सवाल में जो दिए हैं, यदि ये सत्य हैं कि हाँ ये शून्यांक जो है इसी बहुपद के हैं, तो हम हल करेंगे कि ये गुण, इनके जो संबंध है, इनकी जो सत्यता है, इनके बीच जो गुणांकों का संबंध है उसकी सत्यता की जांच करेंगे हम। तो पहले चेक करते हैं क्या ये गुणनखंड या ये शून्यांक इसके सही है, वाकई ये इसी के शून्यांक है या फिर गलत है। तो अब आपको क्या करना है, अब बस एक एक शून्यांक लेना है। देखिए माना
x बराबर 3 एक शून्यांक है, तो x बराबर 3, तो x बराबर 3 अगर हम रखें तो यानी कि p इंटू 3 बराबर कितना दिया है, हम इसी मान में रखेंगे, तो 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 ये क्यू है स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, क्या करना है 3 इंटू जब 3 की पावर 3 यानी कि 3 की पावर कितनी है 3 है, तो जिस पे पावर 3 होती है मतलब जिस पे जितनी पावर है, यहाँ 3 पर 3 पावर है, तो इसका मतलब ये है कि 3 को 3 बार गुणा में लिख लेंगे इस तरह से। अब 3 को जब 3 बार में गुणा लिख दिया यानी कि इसको बोलते हैं 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब का मतलब है 3 घात, 3 घात है तो इसका मतलब 3 बार वह पद गुणा में है। तो अब इनकी गुणा करेंगे, 3 तिया 9, यहाँ तक 9 हो गया यानी कि 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो इसका मान कितना होगा 27, यहाँ 27 लिख देंगे माइनस ऐसे ही यहाँ से 5 गुणा 3 पर 2 हाथ है तो 2 ही केवल 2 के बराबर रहेगा, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 माइनस ऐसी 11 और 3 गुणा में तो 11 तिया 33 और माइनस 3। अब अगर इसको देखें हम तो देखिए 27 तिया कितना हो जाएगा यहाँ से 81 माइनस 5 नम 45 माइनस 3 यानी कि 33 माइनस 3। अब देखिए 81 माइनस 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 यानी कि तीनों संख्या क्या है माइनस की है, तीनों ही संख्या क्या है माइनस की है। तो जब तीनों संख्या माइनस की है तो तीनों पार्ट एक जगह हो जाएंगे। इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो देखिए 3 3 6, 3 3 6, 6 और 5 11, 4 3 7 और एक हासिल का कितना हो गया 8, तो ये कितने हुए 81। जब 81 हुए तो दोनों कट गए, तो यहाँ से हमारे पास मान आ गया पी एक्स का बराबर कितना 0, यानी कि 0 आ गया। तो यदि 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि पी एक्स का एक शून्यांक 3 है। तो यहाँ से ये पता लग जाता है कि पी एक्स का एक शून्यांक 3 है, कि ये जो 3 है यदि शून्य बन 0 बन गया तो इसका मतलब ये इसका एक शून्यांक है, तो शून्यांक है। अब आपको एक बात डाउट में हो रही होगी कि ये शून्यांक है, तो अगर इसको थोड़ा सा और डीपली देखें नीचे अंदर इस तरह इसके थोड़ा और डीप में जाएं, थोड़ा और अंदर की साइड में पहुँचे इसमें, तो आपके समझ में ये आ रहा होगा कि ये 3 जो है 3 ने जो ये शून्य कर दिया है, तो जब ये शून्य है तो हमने ये पार्ट क्यों लिख दिया, हमने ये बात क्यों लिख दी कि ये इसका एक शून्यांक है, कि जब यानी कि हमने x के स्थान पे 3 रखा था, क्योंकि इसमें एक शून्यांक क्या है 3 दिया हुआ था। जब एक शून्यांक 3 दिया हुआ है तो हमने x के स्थान पे इसी बहुपद में कितना रख दिया 3, जब 3 रखा तो इसका मान कितना आ गया 0 आ गया। तो इस 0 आने पर ही क्या है ये इसका एक शून्यांक हो गया। क्यों हो गया इस बात को इसी में हल कर दे, इसी में क्लियर कर लेते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ। देखिए ये 3 इसका शून्यांक क्यों है, ये बात थोड़ी सी मैं बता देता हूँ क्यों है शून्यांक। जैसे मैंने माना एक संख्या है 14, एक संख्या 16 है 14 के अगर मैं कहूँ कोई दो गुणनखंड हैं 2 गुणा एक संख्या ली मैंने 18 यहाँ से, तो मैं एक गुणनखंड लिख रहा हूँ 2 गुणा 3 30 लो, ताकि आसानी से आ जाए। मैंने 3 गुणनखंड लिए 2 गुणा 3 गुणा 5, ये 3 गुणनखंड हैं, यानी कि 3 संख्याएं दी हैं 2 3 5, 3 संख्याएं हैं 2 3 5। अब कह दिया गया कि एक संख्या 30 है, कितनी है एक संख्या 30 है। जब ये संख्या 30 है तो अब हमें क्या जांच करना है इसमें, इसमें ये देखना है कि सवाल अगर पूछता है
क्या बताइए आप कि ये जो संख्या 2, 3 और 5 है, क्या ये इसी के गुणनखंड हैं? यहाँ पूछा है कि 30 जो संख्या है, 30 संख्या के साथ साथ जो दिया हुआ है कि 2, 3, 5, क्या 2, 3, 5 संख्या 30 के गुणनखंड हैं? तो यही बात यहाँ भी पूछी हुई है, क्या 3 माइनस 1/3 इस बहुपद के शून्यांक हैं? शून्यांक का मतलब है कि वो उसके गुणनखंड से ही शून्यांक निकल के आता है। तो क्या ये इसके शून्यांक है? यहाँ पूछा है क्या ये इसके गुणनखंड हैं, यानी कि इसके जो गुणनखंड बने वो 2 तिया 6 पंजे 30, 2 तिया 6 पंजे 30, तो ये इसके गुणनखंड है। क्या है? ये इसके गुणनखंड है। जब ये इसके गुणनखंड है तो इसका मतलब ये है, यदि इनमें से कोई सी भी संख्या लें, अगर 2 लें, यदि हम 30 को 2 से विभाजित करें तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। देखिए 2 से अगर 30 को भाग करें तो देखिए 2 से 30 को भाग करेंगे तो 2 का ना 2, बचा कितना 1, 0 उतार लिया और 2 पंजे 10, तो शेषफल कितना बचा 0। तो यानी कि ये 2 से पूरी पूरी कट रही है संख्या, शून्य बन गया। इससे पता लगता है कि जब ये शून्य शेषफल हो जाता है तो हमें पता लग जाता है कि क्या ये संख्या जो है इस 2 से पूरी पूरी विभाजित हो गई है, पूरी पूरी विभाजित हो गई है। इसका मतलब ये है ये इसका एक गुणनखंड है। यानी कि कह सकते हैं कि जब कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित हो जाती है तो जिस संख्या से वो संख्या विभाजित होती है वह संख्या उसका गुणनखंड कहलाती है। उसी संख्या का वह क्या होती है? एक गुणनखंड होती है। वैसे ही यहाँ कि हमने x के स्थान पे कितना रखा? 3 रखा। x के स्थान पे हमने 3 रखा, तो 3 रखने पर यहाँ से क्या हो गया? इस 3 ने इसका सबका मान क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मान क्या हो गया? 0 हो गया। जब इसका मान 0 हो गया तो इससे पता लगा कि इसका एक शून्यांक क्या है? 3 है। एक शून्यांक क्या है इसका? 3 है। 3 है, यानी कि जो हमारे पास x बराबर 3 था, हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 3 इधर लाएंगे माइनस का 3 बराबर 0। इसका मतलब ये क्या बन गया? एक गुणनखंड बन गया। जो हम द्विघात बहुपद के गुणनखंड करते थे तो वहाँ 2 गुणनखंड बनकर आते थे इस प्रकार से। जैसे माना एक x-3 है और दूसरा क्या है? 2x माइनस के 4, 2x माइनस 3, 2x माइनस 5 है, इस प्रकार से। तो ये एक गुणनखंड ही तो है, तो वैसे ये भी बन गया। इसका मतलब x-3 क्या है? इस बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है? इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो जब गुणनखंड है, जब बहुपद का गुणनखंड है और इसको हल करके x का मान 3 बनता है, तो इसका मतलब इस 3 से यहाँ मान रखा जाए x के स्थान पर तो ये पद शून्य हो जाना चाहिए, तभी ये इसका गुणनखंड होगा। तो ये शून्य हो गया, इसीलिए हमने लिख दिया कि p वो px का एक शून्यांक 3 है। तो बात आपको समझ आ गई होगी अब कि किस प्रकार से शून्यांक बन जाता है और कैसे शून्यांक होता है, और कोई शून्यांक किसी बहुपद को कैसे शून्य बना देता है और क्यों बनाता है। क्योंकि उसका गुणनखंड बन जाता है, और गुणनखंड किसी संख्या का है तो अगर वो उस गुणनखंड से वो संख्या पूरी विभाजित हो जाती है तो वह उसका गुणनखंड कहलाएगा। तो बात समझ आ गई होगी आपको। चलिए इसको आगे करते हैं अब सवाल को, कि अभी हमने एक की शून्यांक के बारे में जानकारी की है, शेष अभी और नहीं की है। तो बाकी अब देखते हैं कैसे है। बात क्लियर हो गई होगी, आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रह रहा होगा, ये बात समझ होगी अच्छे से। चलिए नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अब पुनः फिर क्या है? x बराबर -1 से, x बराबर -1 से अगर हम करें तो देखिए p x के स्थान पे क्या रखेंगे? -1 बराबर कितना दिया हुआ है? 3 -1 की पावर 3 माइनस के 5 -1 की पावर 2 -11, x के स्थान पे -1 है और -3। यदि इसको हल करें तो 3, देखिए 3 गुणा 1 की पावर कितनी भी कर दे, 1 की पावर 3 का मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1। तो 1 की गुणा कितनी भी बार करते रहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। लेकिन यहाँ माइनस दिया हुआ है, जब माइनस दिया है तो -1 और -1। अब चिन्हों की गुणा करें तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन अब इस प्लस से माइनस की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो ये -1, जब ये -1 है तो -1 माइनस यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यानी कि 2 बार है
तो प्लस हो जाएगा। तो एक ही करना एक ही रहेगा और 5 ही करना 5 माइनस का ही रहेगा। ऐसे ही माइनस और ये माइनस गुणा हो जाएगी तो प्लस हो जाएगा और 11 का नहीं 11 माइनस के 3। नेक्स्ट अब इसे कर लेंगे तो 3 ही करना 3 माइनस का हो गया माइनस के 5 और प्लस के 11 और माइनस के 3 बराबर। देखिए 5 और 3 8 माइनस के 5 और 3 8 और 3 11। तो ये क्या हो गया हमारे पास शून्य हो गया। क्या हो गया शून्य हो गया। तो इसे कर सकते हैं क्या हो गया कि पी एक्स का एक शून्यांक -1 है। ये हो गया पहला पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या करना है हमें पुनः फिर से करना है कि x बराबर -1/3 से। तब क्या करेंगे p -1/3 रखेंगे क्योंकि x के स्थान पे क्योंकि px लिखा हुआ है तो ये x वाला पद है। p -3 रखेंगे तो -3 बन जाएगा x के स्थान पे। तो 3 गुणा में -1/3 की पावर 3 -5 की पावर -1/3 की पावर 2 ऐसी -11 और गुणा में क्या आ जाएगा -1/3 उसके बाद -3 क्योंकि हम बहुपद लिख रहे हैं। इसको हल करेंगे तो 3 गुणा 3 पावर है तो माइनस ही रहेगा 1 की पावर 3 का मतलब 1 ही रहेगा और 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाता है 27 यानी 3 का घन कितना होता है 27 होता है। माइनस ऐसे से करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 2 बार में। तब इसको हल करें तो 5 गुणा 1 की पावर 2 का मतलब 1 और 3 की पावर 2 का मतलब 3 तिया 9। नेक्स्ट माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस गुणा करके इस 11 से गुणा करेंगे तो 11 अंश में ऊपर जाएगा क्योंकि इसके नीचे हर मान ले तो अंश की अंश से गुणा और हर की हर से गुणा करते हैं। अंश की अंश से गुणा और हर की हर से गुणा। तो 11 का नहीं 11 बटे में कितना रहेगा 3 और -3। आगे देखिए ऐसी 3 और ये नीचे 27 है तो 3 से ये 27 कट जाएगा 3 नम 27 तो बचा कितना -1/9 माइनस ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/9 प्लस 11/3 माइनस के 3। नेक्स्ट देखिए इन दोनों को पहले हल कर लेते हैं। तीनों के हर समान हैं दोनों के तो एक हर लिया हमने 9 ऊपर जैसे थे वैसे लिख देंगे -1 और माइनस के 5 प्लस 11/3 -3। नेक्स्ट अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -6 और बटे में 9 प्लस 11/3 -3। एकदम हम बेसिक से एक तरफ से लेकर चल रहे हैं। ये दोनों क्या है यहाँ ही काट सकते हैं हम इसको 2 से तो 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो ये हो गया माइनस के 2/3 और प्लस 11/3 माइनस के 3। अब देखिए फिर से हर समान हो गए। एक हर लिया हमने 3 और ऊपर के जैसे थे माइनस का 2 और प्लस के 11 -3। आप -2 11 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 और /3 -3 बराबर इस 3 से ये 9 कैंसिल 3 बार तो बचा 3 -3 बराबर क्या हो गया 0। तो जब ये 0 हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि पी एक्स का एक शून्यंक -1/3 है। तो हमने तीनों शून्यंकों की जांच कर ली कि तीनों शून्यंक क्या थे कि 3 भी इसका शून्यंक है। जो पहला पार्ट क्या शून्य बन गया तो है। दूसरा पार्ट क्या हमने तो क्या है -1 भी इसका शून्यंक है। उसके बाद -3 वाला 1/3 वाला पार्ट किया तो उससे भी शून्य बन गया है। तो ये वाला भी क्या है कि ये भी इसी का क्या है एक बहुपद का शून्यंक है। इसी बहुपद का ये भी एक शून्यंक है। तो बस यही हमें करना था। यही हमसे पूछा था कि इनके बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब हमें क्या करना था अब इनके जो गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है वो पार्ट करना है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्या करना है आपको। तो हमारे पास शून्यंक क्या है 3 -1 और -1/3 क्रमशः अल्फा बीटा व
गामा के मान है, क्योंकि हमें अल्फा बीटा गामा ही तो है। तो जो अल्फा बीटा गामा है, तो पहला पार्ट क्या करना है, शून्यांकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस के वी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। और बी का मान हमारे पास कितना आया, देखिए माइनस के 5, तो माइनस के 5 बटे में ए का मान कितना है हमारे पास 3 है, तो यहाँ से कितना रखेंगे 3 रखेंगे। अल्फा बीटा प्लस गामा, अल्फा का मान कितना है 3, बीटा का मान कितना है -1 और गामा का मान कितना -1/3। इसको खोलेंगे अब, तो ये हो जाएगा 3 -1 -1/3 बराबर -5/3। तो देखिए अब क्या करना है, यहाँ से 3 में से 1 गया, कितना बचा 2 बचा, और -1/3 बराबर -5/3। अब क्या करना है, बताया मैंने कि इससे इसको गुणा कर देंगे और इसके साथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और -1 सबके बटे में क्या हो गया 3 बराबर -5/3। अब ये घटेगा तो कितना बचेगा, -5/3 बराबर -5/3। तो ये पार्ट हमने ज्ञात कर लिया, जो क्या हो गया हमारे पास प्रूफ हो गया कि -5/3 ही बन रहा है, जो इससे पार्ट से बनता था। क्या है, तो ये जांच थी जो राइट हो गया। दूसरी जांच क्या करनी है हमें, जो शून्यांकों का योग है राइट है, इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो गामा क्या होता है, अचर पद, यानी कि सी बटे में वो, यहाँ से डी आता है, डी अपॉन ए, डी अपॉन ए। तो यहाँ से हमें क्या करना है, तो माइनस के डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। तो अब क्या करेंगे, देखिए शून्यांक दिए हुए हैं 3 गुणा -1 और गुणा गामा का मान कितना है -1/3 बराबर। अब देखिए माइनस डी, डी का मान कितना है हमारे पास -3, कितना है -3। तो माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3। ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान 3 था, तो यहाँ से 3 रखा। अब क्या करना है, गुणा कर देंगे, 3 1 ना 3 माइनस का हो गया, गुणा -1/3 बराबर 3, इसको साफ 3/3, इसको काट देंगे, 3 1 ना 3 तो बचा कितना 1। ऐसे इधर करें, माइनस से माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचा 1 बराबर 1। तो दूसरा पार्ट हमारे पास ये आ गया, जो क्या था, यही हमें प्रूफ करना था, जो क्या है, कैसा है, एकदम से राइट है। तो ये शून्यांक हमें निकालने थे। एक पार्ट और रह गया हमारा, तीसरा पार्ट क्या था, देखिए यहीं कर देते हैं। तीसरे पार्ट में, चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ। इसको यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ। देखिए तीसरे पार्ट में क्या करना है आपको, शून्यांकों के गुणांकों का योग, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर क्या था, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो अब शून्यांक हमारे पास क्या है, शून्यांक हमें क्या दिए 3 1 माइनस के 3। तो अल्फा का मान कितना है 3 गुणा बीटा का मान कितना है -1 प्लस बीटा का मान -1 गुणा गामा का मान कितना है हमारे पास -1/3। नेक्स्ट प्लस अल्फा का मान हमारे पास 3 है, गुणा गामा का मान -1/3 बराबर सी अपॉन ए। सी का मान कितना आया था तुलना करने पर -11, कितना आया था -11। तो -11 और बटे में कितना है 3, क्योंकि ए का मान कितना है हमारे पास 3। अब इसको हल कर लेंगे, 3 1 ना 3
प्लस माइनस 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 के 3, ऐसे ही इनकी गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक से गुणा करेंगे एक ही रहेगा, इसका मतलब +1/3 प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से गुणा में माइनस हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास 1 बचा, बराबर -1/3। यहाँ से ऐसा नहीं कर देना कि हमने 3 से 3 कैंसिल तो सब खत्म, क्योंकि सब नहीं खत्म होगा। ये बता दूं मैं कि जब -1/3 की गुणा कर रहे हैं किससे, 3 से, तो 3 से इसे गुणा करेंगे ऊपर जाएगा तो माइनस के 3 और बटे में 3, 3 से 3 कैंसिल, तो एक बार 3 ही करना 3, 3 ही करना 3 एक बार, तो यहाँ से माइनस का 1 बनता है। कितना बनता है, -1, जो हमने लिखा हुआ है। आगे क्या करना है आपको, माइनस का 3, इसी की तरह ये है -1, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4, यानी कि 1/3 -4 बराबर -11/3। अब इससे इसे गुणा करेंगे, इसके साथ हल हो जाएगा, तो पहले 1 लिखेंगे, फिर ये -3 चौक 12 और बटे में 3 बराबर -11/3 आगे इसमें से घटेगा तो माइनस के 11 बचेगा बटे 3 बराबर -11/3, क्योंकि 12 में से एक गया तो -11 बचा। तो यही हमें प्रूफ करना था, जो क्या हुआ, प्रूफ हो गया है, जो क्या है, राइट है। तो ये कंप्लीट सवाल था, एकदम पेचीदा सवाल था, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेंथी हो गया है सवाल, क्योंकि लेंथी है, लेंथी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पूछा है इसमें, क्योंकि सवाल में पहले ही पूछा था कि 3x² - 5x² - 11x - 3 के शून्यांक 3 - 1 -1/3 हैं। यदि हैं तो इनके बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, इनके गुणांकों के जो बीच संबंध है उसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो वही हमने जांच भी की है, जो अलग अलग पार्ट्स में मैंने बेसिक से समझाया है। और जब 3 घात का बहुपद होता है तो किस तरीके से हमें 2 घात के बहुपद और 3 घात के बहुपद में अलग अलग पार्ट, अलग अलग दोनों पार्ट अलग करके मैंने समझाया था कि यहाँ किस तरीके से 3 घात का बहुपद होता है और किस तरीके से 2 घात का बहुपद होता है। 3 घात के बहुपद के शून्यांक 3 बनते हैं और 2 घात के बहुपद के शून्यांक 2 ही बनते हैं। उन शून्यांकों को कैसे हम आपस में विच्छेदित कर देते हैं, वो सारी बात हमने यहाँ से सीख ली। उनकी क्या स्थिति होती है, वो सारी बात हमने जान ली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कैलकुलेशन बेस्ट तरीके से समझ आई होगी एकदम, अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो प्लीज़ कमेंट कर बताइए कि आपने क्या सीखा, कितना अच्छा लगा, कितना बेस्ट लगा आपको। और हाँ, यदि बेस्ट लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उन्हें भी एक बेस्ट तरीके से कैलकुलेशन, फुल कैलकुलेशन तरीके से गणित सीखने को मिल जाए। और एक नए कॉन्टेस्ट की बात मैं बता देता हूँ आपको, कि अब आगे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नई क्लास, जिसमें एकदम बेसिक से एक मूल गणित होगा, यानी कि बेसिक गणित हल करने वाले हैं हम। कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं, कुछ नहीं होना, केवल गणित सीखना है। तो वही बच्चे जुड़ेंगे जो गणित सीखना चाहते हैं, जो गणित बेसिक से सीखना चाहते हैं, जिनसे कैलकुलेशन होती ही नहीं, जिन्होंने गणित पढ़ा तो था लेकिन उनसे हुआ नहीं आज तक। तो ऐसी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द ही, बहुत जल्द क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो एकदम बेसिक से लेंगे, बहुत छोटे छोटे पॉइंट लेंगे, जो गणित के एकदम बेसिक पॉइंट होंगे। और यदि आपने वो कर लिया, समझ लिया, तो समझ लीजिए आप कितने भी उच्च स्तर का गणित तक को समझ लेंगे और फिर उसको हल कर लेंगे। क्योंकि जब एक बार यदि गणित समझ आ गया, एक बार हमें कैलकुलेशन समझ आ गई, तो हम किसी भी तरीके के सवाल को समझ सकते हैं। सवाल को वही समझता है, गणित को वही बच्चा समझता है, वही स्टूडेंट समझता है जिसको कैलकुलेशन बेहतर तरीके से आती है, जिसको कैलकुलेशन समझ में आती है। यदि हमें कैलकुलेशन ही समझ नहीं, हमें गणित का बेस ही नहीं पता कि किस बेस पर हम गणित को, सवाल को हल कर लेते हैं, किस बेस पर हम टॉपिक बाई टॉपिक, कंसेप्ट बाई कंसेप्ट गणित को आगे बढ़ा लेते हैं, उनको कैसे तेज़ी से कर लेते हैं, किस तरीके से ट्रिकली सवाल को कर लेते हैं, फास्ट ट्रिक कैसे हो जाती है, तो वो वही बच्चा करेगा जिसको बेसिक से कैलकुलेशन पता होगी। यदि हमें कैलकुलेशन अच्छे से पता है, हमें बेस पता है गणित का, तो हम लॉन्ग ट्रिक से तरीके से तो कर ही लेते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक खुद बना लेंगे। तो ऐसी क्लास मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में क्लास आ जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो जल्दी से अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए, उन्हें शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी एक बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो चलिए क्लास यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, हमारी क्लास को देखने के लिए। इसी तरह से मैं कोशिश करूँगा कि एकदम बेटर तरीके से आपको एक बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूँगा हमेशा। तो चलिए क्लास यहीं रोकते हैं।
बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स आप सभी को, धन्यवाद।